हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागंज भाई। मेरा नाम तुषार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक फर्स्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का भाई हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा मिसाइल संकट जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को करते हैं स्टार्ट। तो भाई जो हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ना, ये अप्रैल 1961 में जो लीडर थे यूएसएसआर के आप या रशिया के जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे, वो बहुत ज़्यादा वरीड थे कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, कि अमेरिका हमला ना कर दे क्यूबा पर, क्योंकि जो क्यूबा एक कम्युनिस्ट रूल्ड आइलैंड था। ठीक है, वो मतलब क्यूबा पर हमला ना कर दे। और जो वहाँ का प्रेसिडेंट है क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है फिदेल कास्ट्रो, ठीक है, उसकी सरकार का तख्ता पलट ना करते और उस पर क्यूबा पर अपना कब्जा ना जमा ले। ठीक है, और फिदेल कास्ट्रो की सरकार का तख्ता पलट उसको उखाड़ के ना फेंक दे वहाँ से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। क्यों? क्योंकि क्यूबा एक सोवियत यूनियन की एली था। ठीक है, उसका मित्र राष्ट्र था। ठीक है, बेशक वो पास अमेरिका के था पर वो एक कम्युनिस्ट आइलैंड था, क्योंकि जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट को फॉलो करता था और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, कैपिटलिस्ट से मतलब उनको खाली जो यूएसएसआर अमेरिका वाले थे उनको लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं था। वे चाहते थे कि हम खाली प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। ठीक है, हम लोगों की वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करेंगे। और यूएसएसआर वालों को तो प्रॉफिट से भाई कोई मतलब नहीं, हमारे पास पैसा बचे ना बचे, लोगों को की वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ की उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए यूएसएसआर में, वे ऐसा सोचते थे। ठीक है, और क्यूबा एक एली था सोवियत यूनियन की, तो उससे वो फाइनेंशियली और डिप्लोमेटिक दोनों तरीके की हेल्प लेता था। ठीक है, और जो निकिता क्रुश्चेव है वो लीडर थे सोवियत यूनियन का। एक चीज़ का ध्यान रखना है, निकिता क्रुश्चेव जो आपको नाम सुनाई दे रहा है लड़की का लगता है, वैसे लड़की था नहीं भाई, ये एक पुरुष ही था। ठीक है, लड़का ही था। ठीक है, जो निकिता क्रुश्चेव लीडर था सोवियत यूनियन का, उसने तय किया कि वो क्यूबा को एक, ठीक है, रशियन बेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो क्यूबा एक आइलैंड था मतलब उसको एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे कि वहाँ पे मिसाइल ठीक है सेटअप कर देंगे। अब फिर भाई अप्रैल 1962 में जो यूएसएसआर है उसने न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा दी, सेटअप कर दी क्यूबा के अंदर। ठीक है, क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स भाई सेटअप हो गई। जो उन मिसाइल्स का वेपन्स का सेटअप होने का अमेरिका को भाई कान खबर नहीं थी। ठीक है, अमेरिका को पता भी नहीं था कि जो यूएसएसआर है वो क्यूबा के अंदर मतलब उनके जो पास में आइलैंड है उसके अपना रशियन बेस तैयार कर रहा है और वहाँ पे उसने मिसाइल सेटअप कर दी है। ठीक है, अमेरिका को बिल्कुल भी होश नहीं था, इतनी बड़ी सुपर पावर थी वो। ठीक है, पर उस टाइम पे ना दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा टक्कर थी। ठीक है, ये दोनों अमेरिका और यूएसए एक दूसरे को एक दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते थे कि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ और दूसरा सोचता है मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है, और पहली बार जो अमेरिका है वो पहली बार इतनी क्लोज रेंज में, ठीक है, इतने ज़्यादा खतरे में आया था, इतने क्लोज रेंज में मिसाइल के अंडर आया था। आपको भाई बुक में आपको ये एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक मैप दिखाया गया है अमेरिका का और उसमें एक सर्कल दिखाया गया है कि ये अमेरिका का इतना 1/3 पार्ट, ठीक है, अमेरिका का 1/3 हिस्सा जो बोलते हैं ना, 1/3 हिस्सा यूएसएसआर की मिसाइल के निशाने पर था, जब चाहे जब उड़ा सकता था अमेरिका को। तो भाई इसलिए अमेरिका ने जो मिसाइल लगाई थी मेरे को पता तो चला नहीं था। ठीक है, जब तक उन्होंने सेटअप कर दिया। मिसाइल के लगने के बाद अमेरिका को पता चला था 3 हफ्तों बाद, जब यूएसएसआर ने सोवियत यूनियन जब क्यूबा के अंदर मिसाइल सेटअप करके जब वे वापस चले गए थे। ठीक है, वहाँ पे मिसाइल सेटअप हो चुकी थी। 3 हफ्तों बाद अमेरिका को पता चला था कि सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने या रशिया जिसको हम बोलते हैं, कि उसने क्यूबा के अंदर रशियन बेस कन्वर्ट कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने मिसाइल को सेटअप कर दिया है। ठीक है, रशियन बेस बना दिया है। तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और जो उसके एडवाइजर थे ना, मतलब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था और जो उसके एडवाइजर थे वो बहुत ज़्यादा रूल गए, बहुत ज़्यादा चिंता में थे कि कभी फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ता है दोनों कंट्रीज के बीच में। पूरा वर्ल्ड भी भाई इस चिंता में था कि दोनों ही एक तरीके से महाशक्तियाँ हो गई और दोनों के बीच में युद्ध हो गया तो बीच में यही फंसेंगे और पूरी तरह पिस जाएंगे ये। ठीक है, बट दे वर डिटरमाइंड
उन्होंने सोचा कि हम जो निकिता क्रुश्चेव उससे बातचीत करते हैं, उसको मनाते हैं कि वो क्यूबा से इन मिसाइल्स को हटा दे, ठीक है, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो कैनेडी ने, मतलब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अमेरिकन जो वॉरशिप्स थी, जो लड़ाकू जहाज थे अमेरिका के, ठीक है, शिप्स, ठीक है, उनको ऑर्डर दे दिया, एक तरीके से आदेश दे दिया कि जो भी यूएसएसआर की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से क्यूबा के अंदर कोई भी जहाज की एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई भी शिप एंटर नहीं करेगा क्यूबा के अंदर। उनको हमें ये वार्निंग देनी है, एक तरीके से लड़ाई नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमें लड़ाई नहीं करनी है उनके साथ, हमें उनको केवल वार्निंग देनी है, ठीक है, चेतावनी देनी है उनको कि हमें आपका ये मिसाइल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, आप इसको हटाइए, उनको हमें वार्निंग देनी है एक तरीके से, ठीक है। और भाई शिप्स को रोकने से जो माहौल था वो एक तरीके से सीरियसनेस का बन गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया था, ठीक है, और इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है, ठीक है। और उस समय भाई ऐसा हुआ था कि ना, इस क्यूबन जो अमेरिका ने उसके शिप्स को रोकने का ऑर्डर तो दे दिया था, पर पूरा जो वर्ल्ड था ना वो इस डर में था कि अगर अमेरिका ने भाई शिप्स को तो रोकने का ऑर्डर दे दिया है, पर अगर गलती से भी अमेरिका की जगह यूएसएसआर को गुस्सा आ गया और उसने अटैक कर दिया तो पूरा वर्ल्ड इसको झेलेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, ठीक है। पर दोनों के बीच में बातचीत हुई, दोनों ने सलाह मशवरा करके, ठीक है, बातचीत करके दोनों मान गए और हमें यूएसएसआर ने अपनी शिप पीछे ले गया और वापस मुड़ के चला गया वो, ठीक है। और पूरा वर्ल्ड नर्वस तो था पर कोई ये युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। जो वर्ल्ड को बहुत बड़ी राहत मिली थी, दोनों साइडों ने डिसाइड किया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, वॉर को अवॉइड करेंगे, और जो सोवियत शिप थी वो और धीरे धीरे पीछे होती चली गई थी। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट व्हाट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर, और सबसे बड़ा कोल्ड वॉर का है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा एक पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और भाई कोल्ड वॉर का सिंपल सा मतलब है, कोल्ड वॉर मतलब कंपटीशन, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक तरीके का कंपटीशन, किसी भी चीज का लगा लो भाई, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ठीक है, आर्म्स, हर चीज में दोनों का कंपटीशन चलता है, मैं उससे ज्यादा, हथियारों में कैसे चलता है, उसने 10 बनाए मैं 50 बनाऊंगा भाई, ठीक है। तो आते हैं दी वेस्टर्न अलायंस, और जो वेस्टर्न अलायंस थी वो चलाई जा रही थी यूएस के द्वारा, रिप्रेजेंटेड आइडियोलॉजी लिबरल डेमोक्रेसी थी, ठीक है। जो अमेरिका था यूएसए वेस्टर्न अलायंस से बिलोंग करता था और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो लिबरल डेमोक्रेसी थी, ठीक है, और वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। वाइल और जो ईस्टर्न अलायंस था वो सोवियत यूनियन के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो सोवियत यूनियन था वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म जिसको हम बोलते हैं उस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, लोगों की भलाई, ठीक है, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं, लोगों की भलाई होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज को फॉलो करता था। इसी के साथ भाई हमारा क्यूबन मिसाइल संकट खत्म होता है। अब आते हैं हम कोल्ड वॉर पे, ठीक है। तो भाई कोल्ड वॉर था क्या? तो भाई शीत युद्ध। तो भाई जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब हम खत्म हुआ तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो कोल्ड वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था ना, वो एक तरीके का लैंडमार्क बन गया था कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। अब इन 1945 अलाइड फोर्सेस, अप्रैल 1945 में, ठीक है भाई, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, हम सब जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो फोर्सेस थे, अलाइड पावर, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर, ठीक है। एक तरफ अलाइड थी, दूसरी तरफ एक्सिस थी, ठीक है। 1945 जब अलाइड फोर्सेस चलाई जा रही थी, यूएस, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस। अलाइड फोर्सेस में भाई हमारे 4 कंट्रीज थी, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और जो जिन्होंने अलाइड फोर्सेस ने हराया था, ठीक है, डिफीट कर दिया था एक्सिस पावर्स को। और एक्सिस पावर में कौन कौन सी थी? जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। और इनको तीन एक्सिस पावर्स को हराकर सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत किया गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से लेकर 1945 तक चला था, ठीक है। दी वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल मेजर पावर्स। और इस युद्ध में, ठीक है, इस वॉर में बहुत सब
जो सारी की सारी जो मेजर महाशक्तियां थी पूरे वर्ल्ड की, सब इंक्लूड थी। आउटसाइड यूरोप इंक्लूड साउथ एशिया, चाइना, ब्रूमा, नाउ म्यांमार, ब्रूमा जो अब म्यांमार है, पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। मतलब पूरा वर्ल्ड ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, इंडिया को मिलाकर भी। डिवास्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उस भाई हम सब जानते हैं, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया, झंझोल कर रख दिया था। जब 1914 से 1918 के बीच जो पहली विश्व युद्ध या पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो भाई पहला वर्ल्ड वॉर तो हो गया था, तो लोग ये सोचते थे कि भाई दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, पर सोचते सोचते पर वो हो गया था भाई, ठीक है। किसी भी कारण हो, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हो गया था। The end of Second World War was also the beginning of the Cold War। और जैसे ही भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ठीक है, शीत युद्ध का आरंभ हो गया था, ठीक है, शीत युद्ध शुरू हो गया। The World War ended, जब वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध खत्म हुआ, when जो यूनाइटेड स्टेट, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 जापानी सिटीज के ऊपर बम गिराए थे, हिरोशिमा नागासाकी पर 19 अगस्त 1945 में बम गिराए थे और जापान को सरेंडर करने पर मजबूर किया था, ठीक है। पर कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसाइज भी किया था कि जो अमेरिका वो जानता था कि जापान सरेंडर करने वाला है और उस पर बम गिराना जरूरी नहीं था, अननेसेसरी था, उस पर बम गिराना जरूरी नहीं था क्योंकि जापान सरेंडर ही करने वाला था। पर अमेरिका ने उस पर तर्क दिया कि सोवियत लोगों का मानना ये था कि जो अमेरिका है वो सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन था एशिया के अंदर उसको रोकना चाहता था, इसलिए उसने उसको रोका था, ठीक है। पर जो अमेरिका के सपोर्टर्स थे ना, अमेरिका के जो सपोर्टर्स, उन्होंने ये तर्क दिया था कि युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए जापान के ऊपर बम गिराना जरूरी था, ठीक है। सॉरी, फर्दर लॉस, और जो अमेरिकन और एलाइड लाइव्स के फॉर्म में वो ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते थे, इसलिए अमेरिका ने उस पर बम गिराया था जापान पर जल्दी सरेंडर कराने के लिए, ठीक है। और विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई जर्मनी और जापान की जैसे हार हुई थी, वो उनकी डिफीट हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड फोर्सेस जीत गई थी और एक्सिस पावर हार गई थी, ठीक है। एक चीज का ध्यान है, जो एलाइड पावर और एक्सिस फोर्सेस मैंने आपको बताई है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं, तो याद रखना आपको, ठीक है। और भाई इस चीज का ध्यान रखना, जो बम गिराए गए थे जापान के ऊपर, हिरोशिमा पर गिराया गया था, हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, नागासाकी पर गिराया गया था फैट मैन, ठीक है। एक जो लिटिल बॉय था वो 15 किलोटन का था और जो फैट मैन था वो 21 किलोटन का था। तो भाई आप देख सकते हैं, जो उस टाइम पे 15 और 21 किलोटन के ने जो उस टाइम पे तबाही मचाई थी एटम बम ने, तो आजकल तो हजारों किलोटन के बम है, तो आज का क्या होगा भाई, आतंक मच जाएगा पूरे वाला। और भाई जर्मनी और जापान के हारने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स था, अमेरिका था और जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो ग्रेटेस्ट पावर बन गए थे, सबसे बड़ी शक्ति बन गए थे वर्ल्ड के अंदर। उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता थी कि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी हरकत कर सकते थे, ठीक है। और भाई उन दोनों को है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये समझ आ गया था कि उन एटम बम से ना भाई पूरी तबाही मचती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, लोगों की जान तो जाती ही जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है किसी भी देश के लिए जो युद्ध होता है, ठीक है। और उन दोनों को ये समझ आ गया था कि अगर दो राइवल्स अगर एक दूसरे के सामने होंगे ना न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन में, और उनके पास क्षमता होगी कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, अनएक्सपेक्टेबल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तबाह कर सकते हैं, ठीक है। और भाई जब न्यूक्लियर वेपन्स की तबाही होती है ना, उन्होंने ये सोचा था कि जब न्यूक्लियर वेपन्स लाए जाए तो कोई ये नहीं सोचा कितनी तबाही होगी। अगर एक बंदा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है
अगर वो साइड जल्दी थोड़ा बहुत मिस हो जाता है टारगेट, तो दूसरी साइड अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से उसको इतनी बुरी तरह हार्म करेगी कि पता ही नहीं चलेगा कौन जीता कौन हारा। न्यूक्लियर वेपन्स का यही होता है भाई, ये घोषित करना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन युद्ध में जीता है कौन नहीं, कौन हारा है, क्योंकि दोनों तरफ इतनी बुरी तबाही मच जाएगी, डिस्ट्रक्शन मच जाएगी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से, कि घोषित करना, ये डिसाइड करना, डिक्लेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा हु इज द अदर साइड इज द विनर। ठीक है, अगर कोई भी भाई एक कंट्री, मतलब जो ये अमेरिका या यूएसएसआर एक दूसरे पर अटैक करने की सोचते हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है, अटैक करने की सोच रहे हैं, अगर गलती से अमेरिका या यूएसएसआर एक पे अटैक कर देता, अमेरिका ही अगर सोवियत यूनियन पे अटैक कर देता, अगर मान लीजिए अटैक हो जाता, वहाँ पे तबाही तो मस्त थी, पर अगर फिर सोवियत यूनियन अमेरिका पर अटैक अपनी पूरी क्षमता से करता, ठीक है, और पूरी क्षमता से अटैक करता, और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा तबाही मस्ती कि ये डिक्लेयर करना ही मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन जीता है, अनएक्सपेक्टेबल, मतलब कोई सोच ही ना जा सके ना, वो तबाही मस्ती है न्यूक्लियर वेपन से। तो इसी को लॉजिक ऑफ डिटरेंस बोला जाता है। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि अटैक, जो न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे पर अटैक करेंगे और उन पूरी क्षमता से, क्योंकि उनको खुद नहीं पता उनके पास कितनी शक्ति है, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, उसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस बोला जाता है। ठीक है, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट एन अटैक। दोनों साइड्स के भाई, दोनों ये जो साइड्स है उनके पास इतनी क्षमता देखिए, अगर एक अटैक करेगा तो उसका दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं पूरी क्षमता से। तो दोनों ने तबाही से बचने के लिए वो, और कोई भी देश भाई युद्ध को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मजबूरी होती है कि छिड़ रखा है, तो जानबूझ के कोई भी जो कंट्री है वो युद्ध को अफोर्ड नहीं करना चाहता। ठीक है, उनको पता है बहुत ज़्यादा तबाही मच से, बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, फाइनेंशियली लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, तो कोई भी कंट्री जो युद्ध से बहुत ज़्यादा तबाही होती है उसको अफोर्ड नहीं करना चाहती और युद्ध को स्टार्ट ही नहीं करना चाहती। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हमारा जो कोल्ड वॉर वाला टॉपिक है वो हो जाता है खत्म। अगला पॉइंट आता है हमारा इमरजेंसी ऑफ पावर ब्लॉक्स। दी टू सुपर पावर्स वाज एक्सपेंडिंग देयर, जो भाई दोनों सुपर महाशक्तियां थी वो अपना जो एरिया थी, स्पेस थी, उसको बढ़ाना चाहती थी, अपना जो इन्फ्लुएंस था उसको एक्सपेंड करना चाहती थी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, एशिया में, ठीक है, अफ्रीका में, हर जगह, यूरोप में, हर जगह वो अपना स्पेयर, अपना एरिया बनाना चाहती थी। इन वर्ल्ड शार्पली, और जो हमारा वर्ल्ड था वो पूरी शार्पली डिवाइड हो गया था दो अलायंस सिस्टम में। ठीक है, दो अलायंस सिस्टम में, और जो स्मॉलर स्टेट थी, मतलब जो छोटे छोटी कंट्रीज थी या छोटी छोटी जो स्मॉलर स्टेट थी, वो अलायंसेस का इस्तेमाल, जो अलायंस का लिंक था उसका इस्तेमाल करती थी अपने खुद के फ़ायदे के लिए। ठीक है, अपने सुपर पावर्स का जो लिंक था ना उनके साथ, वो अपने खुद के मतलब के लिए इस्तेमाल करती थी छोटी कंट्रीज। ठीक है, और छोटी कंट्रीज के मिलने से सुपर पावर्स की शक्तियाँ भी बढ़ जाती थी। ठीक है, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो स्मॉलर कंट्रीज थी अलायंस में मिलने से उनको प्रॉमिस मिल जाता था, वादा मिल जाता था प्रोटेक्शन का, वेपन का, एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट द लोकल राइवल, उनको आर्थिक सहायता मिल जाती थी उनके जो दुश्मन होंगे उनके खिलाफ, और मोस्टली जो उनके रीजनल नेबर्स होते हैं ना, उनसे उन्हीं को, कंट्रीज को उन अपने पड़ोसियों से सुरक्षा चाहिए होती थी। ठीक है, क्योंकि खतरा अपने नेबर से ही रहता था उनको, इसलिए अलायंस में भी इसलिए ही मिलते थे कि वो उनको अपने नेबर से कोई खतरा ना रहे। ठीक है, पड़ोसी जो कंट्रीज हैं। द अलायंस सिस्टम लेड बाय द टू सुपर, जो अलायंस सिस्टम है दो सुपर पावर्स के द्वारा चलाया जा रहा था भाई, और उससे जो पूरा वर्ल्ड है, एंटायर वर्ल्ड को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया था। और ये जो पहला डिवीज़न हुआ था ना, ये सबसे पहले जो ये बंटवारा, जो डिवीज़न हुआ था ये यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था। जो बहुत सारी कंट्री, वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी ना भाई हमारी, मतलब जो यूरोप की, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो अमेरिका की साइड हो गई थी, और जो बची हुई ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी वो सोवियत यूनियन की तरफ चली गई थी। ठीक है, तो जो पूरा वर्ल्ड था वो दो कैंप्स में डिवाइड हो गया, दो कैंप्स में वर्ल्ड डिवाइड हो गया। तो इसी वजह से अमेरिका को वेस्टर्न अलायंस बोला जाता है और सोवियत यूनियन को ईस्टर्न अलायंस बोला जाता है, क्योंकि यूरोप की जो वेस्टर्न कंट्रीज थी
ठीक है। वेस्टर्न यूरोप था वो अमेरिका की साइड, यूएस के साइड चला गया था, और जो ईस्टर्न अलायंस था वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ चला गया था, ठीक है। अब आते हैं भाई आगे। दी वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो भाई वेस्टर्न अलायंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। वेस्टर्न अलायंस, ठीक है, किसने? वेस्टर्न अलायंस कौन सी थी? हमारी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने एक अलायंस बनाई जिसको नाटो बोलते थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई, जो अप्रैल 1949 अप्रैल 1949 को वो अस्तित्व में आई, ठीक है। इट वॉज एसोसिएशन, जो नाटो थी वो एक भाई एसोसिएशन थी जो 12 राज्यों का संघ था, 12 कंट्रीज का संघ था, और उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि हम नाटो के जितने भी मेंबर हैं, अगर उसमें से किसी एक पर भी अटैक होता है कोई, ठीक है, मतलब उन नाटो मेंबर में किसी पर भी अटैक होगा, जो नाटो का मेंबर है, कोई भी किसी पर भी अटैक होगा तो वो नाटो मेंबर्स वो सभी उस अटैक को अपने ऊपर अटैक मानेंगे और उसका मिलकर उस अटैक का जवाब देंगे, ठीक है। तो भाई इसके उससे कोई अटैक करने की सोचता नहीं, तो ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि वो अटैक नहीं करेगा। और इसी के उसमें ईस्टर्न अलायंस ने भी एक वो बनाया ग्रुप, उसको वार्सा पैक्ट बोला जाता था, ठीक है। वेस्टर्न अलायंस का कौन सा था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो ईस्टर्न अलायंस यूएसआर सोवियत यूनियन ने बनाया था वार्सा पैक्ट बना था 1955 में, ठीक है। वार्सा पैक्ट को 1955 में बनाया गया था, जो सोवियत यूनियन के द्वारा चलाया जा रहा था, और जो वार्सा पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन था वो काउंटर करना था नाटो फोर्सेस को यूरोप के अंदर, ठीक है। कि इसलिए बनाया था सोवियत यूनियन की जो अमेरिका या नाटो है वो पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में ना ले ले या अपना वर्चस्व ज़्यादा ना बढ़ा ले, इसलिए सोवियत यूनियन ने भी नाटो फोर्सेस को काउंटर करने के लिए वार्सा पैक्ट बना दिया अप्रैल 1955 में, ठीक है। यूरोप, और जो यूरोप था भाई वो मेन एरिना बन गया था कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन दी सुपर पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन एरिना हमारा यूरोप ही बन गया था। सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, और जो भाई महाशक्तियाँ थी ना अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करती थी कंट्रीज को अपने अलायंस में मिलाने के लिए, ठीक है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप, ठीक है। सोवियत का जो इंटरवेंशन था घुसना था ईस्ट यूरोप के अंदर, सोवियत यूनियन, और जो सोवियत यूनियन था उसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया था ईस्टर्न यूरोप में, और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लार्ज प्रेजेंस में उसने अपनी आर्मीज इन द कंट्रीज ऑफ द रीजन, और यूरोप की कंट्रीज के अंदर उसने अपनी आर्मी को भी भेजा था टू एंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, की जो ईस्टर्न हाफ है, जो ईस्ट का जो एरिया है यूरोप का वो उसी की साइड रहे, उसने इसलिए वहाँ पे आर्मी भी रखी थी, ठीक है। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, एंड इन वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक अलायंस सिस्टम बनाया है जिसको सेंटो कहा जाता था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सियाटो बनाया एंड सेंटो बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने दो अलायंस सिस्टम बनाए थे, सियाटो और सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कोल्ड वॉर थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस, और भाई शीत युद्ध के चलते पूरे वर्ल्ड था, पूरा विश्व था, वो ये खतरा था कि वो जो पूरा विश्व है दो अलायंस में ही ना डिवाइड हो जाए, उसमें ही बंटे ना रह जाए। और जो नई आज़ाद हुई कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी आज़ादी पाई थी कॉलोनियल पावर्स से, मतलब कॉलोनियल पावर जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से जिन्होंने अपनी आज़ादी पाई थी, वो बहुत चिंता में थे कि इसलिए चिंता में थे क्योंकि उनकी जो आज़ादी है वो फ्रीडम है वो जल्दी छिन ना जाए, कि उन्हें एक फॉर्मली इंडिपेंडेंस मिली हो। क्योंकि भाई अगर वर्ल्ड पूरा दो ग्रुप्स में, दो अलायंस में बट जाएगा तो उन्हें किसी न किसी तरफ तो होना पड़ेगा, ठीक है, किसी न किसी की तरफ होना पड़ेगा, तो उन पे उसी अलायंस का ही शासन चलेगा, उनकी तो पूरा जो उनको आज़ादी मिले किस काम की आज़ादी, नाम की आज़ादी रह जाती, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट चाइना है क्वेरल्ड विद द यूएसएसआर टुवर्ड्स
द लेट 1950s। और कम्युनिस्ट चाइना भाई और अमेरिका यूएसएसआर के सोवियत यूनियन के बीच में भाई झगड़ा चल रहा था, ठीक है। और इन 1969 उनके बीच में एक लड़ाई हो गई थी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर। जो अनदर डेवलपमेंट थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, एक नाम जो जब नाम आया, नाम विकसित हुआ, तो उसने एक जो नई इंडिपेंडेंट नई आज़ाद हुई कंट्रीज उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया कि वे अलग रही, ठीक है। वो मतलब स्टेइंग आउट, जो अलायंस सिस्टम हो उससे ही बाहर हो भाई, मिलना ही नहीं किसी में, क्यों जनरल लेना, आज़ादी खोएगी नहीं, किसी के अंदर मिलो ही मत, कोई आप पे कंट्रोल करेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई जो सुपर पावर्स में इतना ज़्यादा शक्ति थी तो उन्हें अलायंस की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि जो विद देयर न्यूक्लियर वेपन्स रेगुलर आर्मीज दे वर सो पावरफुल, ठीक है। वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स और रेगुलर आर्मी के साथ तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, पर कंबाइंड पावर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एशिया, अफ्रीका और यूरोप, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था, ठीक है। इसलिए वे अलायंस बनाते थे। स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग एक्सेस टू एक्सिस। और जो भाई स्मॉलर स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी सुपर पावर को गेन करने में, एक्सेस करने में। विटल रिसोर्सेज, जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ऐसे रिसोर्सेज उनको आसानी से मिल जाते थे, ठीक है। स्मॉलर कंट्रीज से सुपर पावर्स को अलायंस बनाने से। टेरिटरी, उनको ऐसी टेरिटरी मिल जाती थी जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सके, जासूसी कर सके और अपने वेपन्स को और ट्रोप्स को लॉन्च कर सके, ठीक है। और उनको भाई आर्थिक सहायता भी मिल जाती थी, इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाता था, ठीक है। कैसे इकोनॉमिक सपोर्ट भाई इसलिए मिल जाता था कि बहुत सारे स्मॉल अलायंसेस एक साथ अगर मिलकर पे करेंगी तो जो मिलिट्री का एक्सपेंस हो किसी एक पर नहीं पड़ेगा और कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी इन कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म इन कम्युनिज्म। और दोनों भाई जो दो अलायंस सिस्टम थे ना, अमेरिका का और सोवियत यूनियन, उन दोनों के बीच में यही चला रहता है कि हमारी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म कम्युनिज्म से अच्छा है, सोशलिज्म से अच्छा है। सोशलिज्म वाले ये सोचते थे कि मतलब सोशलिज्म कैपिटल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म से अच्छा है, ठीक है। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अब आते हैं हम एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर के एरिना थे, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपके 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। जो कोल्ड वॉर था ऑल्सो लेड बाय सर्वर शूटिंग वॉर्स। कोल्ड वॉर की वजह से भाई बहुत सारी युद्ध भी हुआ कोल्ड वॉर के चलते, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको नोट करना चाहिए। वो क्राइसिस वॉर्स थे, उनसे कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। इस चीज़ पर आप ध्यान रखना। दो सुपर पावर अगर पोइज रहते हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में, ठीक है, तो भाई डायरेक्ट मतलब जो युद्ध हुआ था ना वो हुआ था कोरिया 1950 से 1953 में कोरिया में लड़ाई हुई थी, बर्लिन में 1958 से 1962 तक बर्लिन में, और दी कोंगो वॉर, ठीक है, अर्ली 1960s इन दी सर्वल अदर प्लेसेस। we want to talk about the arenas of the cold war, therefore arenas of crisis war occurred, ठीक है। और भाई अगर आपसे एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर पूछे तो 3 ही थे भाई आपके एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। पहला कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 62 और कोंगो अर्ली 1960s, ठीक है। नॉन अलाइंड कंट्रीज प्ले अ रोल इन रिड्यूस। और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी ना उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अहम रोल अदा किया था कोल्ड वॉर की जो कॉन्फ्लिक्ट या संकट था उनको कम करने में, उस संकट को कम करने में। जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो की लीडर थे, नाम के मेन लीडर नाम के वे थे। प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरिया। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था मीडिएट, मतलब जो युद्ध चल रहा था दोनों कोरियाज के बीच में उसको, और द कोंगो क्राइसिस, यूनियन सेक्रेटरी जनरल कोंगो क्राइसिस भी, ठीक है। और भाई जो आपकी कोल्ड वॉर की टाइमलाइन दे रखी है तो आपका ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपकी, आपको ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है मार्शल प्लान क्या था या मार्शल प्लान कब आया था। 1947 से 1952 में मार्शल प्लान आया था। मार्शल प्लान था क्या, ये अमेरिका की तरफ से एक हेल्प दी गई थी स्मॉलर कंट्रीज को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है। मार्शल प्लान वो था।
कोरियन वॉर कब हुआ था? 1950 से 1950 से 1953 के बीच में कोरियन वॉर हुआ था आपका। अमेरिका का इंटरवेंशन वियतनाम में 1954 से 1975 के बीच में अमेरिका ने वियतनाम के अंदर हस्तक्षेप किया था, ठीक है। 1955 में बगदाद पैक्ट, ठीक है, साइन हुआ था, बाद में सेंटो हुआ था, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भाई कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया, सोवियत यूनियन का जो इंटरवेंशन हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, वो कब हुआ था? 1968 में सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, ठीक है। गोरबाचेव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर, बिगिन द प्रोसेस, रिफॉर्म प्रोसेस। भाई 1885 में गोरबाचेव थे, वो प्रेसिडेंट बन गए थे अमेरिका के, और उन्होंने रिफॉर्म प्रोसेस को संभाला था, ठीक है। बर्लिन वॉल 1989 में गिरा दी गई थी। जर्मनी का यूनिफिकेशन 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, और 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था और कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, ठीक है। और भाई जो अमेरिका था और यूएसएसआर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक दूसरे के कोलैबोरेट करेंगे लिमिट लगाने में और ख़त्म करने में सर्टेन काइंड ऑफ न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। एक स्टेबल बैलेंस बनाएंगे वेपन्स का, और उन्होंने डिसाइड किया कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म कंट्रोल, और वो हथियारों पर भी कंट्रोल बनाएंगे, ठीक है। दीज वर द लिमिट और उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज भी साइन की थी, ठीक है, एग्रीमेंट किए थे। उनमें से कुछ थे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एक्सेट्रा, बहुत सारे थे, ठीक है। तो भाई अब हमारा अगला टॉपिक आता है चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी, ठीक है। तो भाई हम सब जानते हैं इट वाज जो नॉन अलाइनमेंट था ना, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट ने जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज, जिन्होंने नई आज़ाद हुई कंट्रीज थी कॉलोनियल पावर्स से, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से जो नई आज़ाद हुई कंट्रीज थी, जैसे कंट्रीज एशिया की, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, उनके पास एक थर्ड ऑप्शन आ चुका था नॉन अलाइनमेंट की वजह से, नॉट टू ज्वाइन आइदर अलायंस, मतलब किसी भी अलायंस को उनको ज्वाइन करना ही नहीं है, उनको नाम मिल चुका था, ठीक है। द रूट्स ऑफ नाम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन द 3 लीडर्स, जो भाई जड़ें थी ना नाम की, ठीक है, वो 3 लीडर्स की फ्रेंडशिप की उससे थी। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टिटो, ठीक है, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट के गैमल अब्देल नासिर, ठीक है, हु हेल्ड अ मीटिंग इन 1956, और जिन्होंने मीटिंग हेल्ड की थी 1956 में। इंडोनेशिया के सुकर्नो थे, और घाना के थे वामे नुक्रमा, ठीक है, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करते थे इनको, ठीक है। और इन 5 लीडर्स को, ठीक है, यूगोस्लाविया के, इंडिया के, इजिप्ट के, और आपके इंडोनेशिया के और घाना के जो आपके लीडर्स थे, इनको 5 लीडर्स भी कहा जाता था, 5 फाउंडर ऑफ नाम भी कहा जाता था। आपका कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है 5 को फाउंडर्स के नाम लिखिए नाम के, ठीक है, तो आप इनका भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 आपके फाउंडर है। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, और जो भाई नाम की पहली जो नॉन अलाइंड समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉन अलाइनमेंट की पहली समिट कब हुई थी और कहाँ हुई थी? पहली समिट बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, 1961 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज, 3 फैक्टर ये थे जो समिट के की कोऑपरेशन रखनी है, 5 को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बना के रखनी है, ठीक है। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन इन वाइडिंग एरिना, जो बढ़ती हुई कोल्ड वॉर की टेंशंस हैं और वाइडिंग एरिनाज हैं, उनमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और किसी के साथ जाके नहीं मिलना है। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मेनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज इनटू द इंटरनेशनल एरिना बाय 1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन। जो ड्रामे बहुत एंट्री हो रही थी, बहुत सारी जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज थी वो इंटरनेशनल एरिना के अंदर उनकी एंट्री हुई थी। 1960 के बाद 16 नई अफ्रीकन मेंबर्स हुए यूएन के अंदर। जो पहली समिट, तो दी फर्स्ट समिट वाज अटेंड बाय 25
5 मेंबर स्टेट्स। जो पहली समिट थी ना, जो मतलब नॉन अलाइनमेंट की जो पहली समिट थी वो भाई अटेंड की, वो 25 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी, ठीक है। और जो लेटेस्ट अब की जो लेटेस्ट मीटिंग है नॉन अलाइन मूवमेंट की, अब वो 18वीं समिट थी जो अजरबैजान में हुई थी 2019 में। इसमें 120 मेंबर स्टेट थी और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, ठीक है। और भाई इसी का ध्यान रखना, ये कभी फिक्स नहीं रहता है कि हर साल मीटिंग होती है, तो ये बदलता ही रहता है, नंबर भी काउंट भी, और ये मीटिंग हर अलग अलग जगह होती रहती है। तो अब मतलब जो आपका ईयर चल रहा हो उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है, नेट पे कर सकते हैं इसको कौन सी मतलब मीटिंग थी। The policy of staying away from alliances should not be considered isolating। मतलब जो पॉलिसी थी कि हमें अलग रहना है अलायंस से, उसका मतलब ये नहीं था कि हमें बिल्कुल ही आइसोलेट होकर रहना, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। और ना ही उसका न्यूट्रलिटी से मतलब था कि हमें खाली अपने अपने से मतलब, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब अलायंस के अंदर नहीं मिलना था, किसी के मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना था, भाई हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे हम, ठीक है, ये था उसका मतलब बस। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलिज्म, और नॉन अलाइनमेंट नहीं आइसोलिज्म था। सिंस आइसोलेटनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड। आइसोलेशन का मतलब भाई मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से अलग रहना, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर से अलग रहना, ठीक है। और जो नॉन अलाइनमेंट थी ना, इज नॉट न्यूट्रलिटी, और नॉन अलाइनमेंट न्यूट्रलिटी नहीं थी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी कि हमें युद्ध से दूर रहना है, हमें बस युद्ध से दूर रहना है, ठीक है। नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, जो नॉन अलाइनमेंट की स्टेट थी इंडिया को मिलाकर, वर एक्चुअली वे इन्वॉल्व थी युद्ध के अंदर, वॉर के अंदर वे इन्वॉल्व थी बहुत सारे वेरियस रीजन के लिए, ठीक है, वो रीजन बहुत सारे थे, वेरियस रीजन के लिए इन्वॉल्व थी, क्योंकि वे काम कर रही थी प्रिवेंट करने में, युद्ध को प्रिवेंट करने में, बिटवीन अदर, दूसरों के मतलब जो युद्ध है वो उसको ज्यादा बढ़ने ना दिया जाए, उसको कम करने में वो मदद कर रहे थे दूसरी कंट्रीज की, ठीक है। और युद्ध को खत्म करने में कि युद्ध कैसे न कैसे खत्म किया जाए, तो बिल्कुल तरह तोड़ दिया जाए युद्ध को, ठीक है, कि युद्ध लंबा ना चले, युद्ध को कैसे कैसे खत्म किया, डिस्ट्रक्शन कम हो, ठीक है। इसी के साथ आपका चैलेंज हो बाइपोलरिटी खत्म होता है, ठीक है। अब आते हैं हम भाई न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू, ठीक है। अब न्यू के बारे में क्या जानते हैं भाई? हम सब जानते हैं कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो बहुत ज्यादा एक तरीके से मेडिएटर ही थी, मतलब एक संतुलन बनाने वाले ही थे कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। तो जो चैलेंज था फॉर द मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, जो मतलब एक चुनौती थी ना नॉन अलाइंड कंट्रीज के नाम की जो कंट्रीज थी उनके लिए, अब मेजोरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड, और बहुत सारी उन मेजोरिटी में जो कंट्रीज थी ना उनको एलडीसीज के उससे क्रिटिसाइज किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, क्रिटिसाइज नहीं, सॉरी, कैटेगराइज, मतलब वह लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं थी, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, तो वो टू बी मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली, और वे चाहते थे कि वो अपने आप को वो ज़रा डेवलप करे इकोनॉमिकली, और अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो विटल, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। अगर किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तो इसकी इंडिपेंडेंस होती है नई कंट्री को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, और बिना सस्टेन डेवलपमेंट की कोई भी कंट्री ट्रूली फ्री नहीं हो पाती है, ठीक है। अ कंट्री कुड नॉट बी ट्रूली फ्री, इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन अपॉन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर, और ये पूरी तरीके से कॉलोनियल जो पावर्स होती हैं विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन, जिनसे उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिली है, वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड रहती है। और भाई 1972 में एक एक रिपोर्ट आई थी अंकताड़, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक रिपोर्ट निकाली गई थी 1972 में जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकताड़ का था, या अंकताड़ की रिपोर्ट कब पेश की गई थी, या उसका जो टाइटल था वो क्या था, ठीक है। और भाई जो ये रिपोर्ट में ना कुछ रिफॉर्म्स को प्रपोज किया गया था ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, कि जो एलडीसी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना भाई, उनको उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको उन पर पूरा अधिकार दिया जाए, जो
कॉलोनियल जो कंट्रीज थी, ठीक है, जो कॉलोनियल पावर थी जिनके द्वारा उनका शोषण किया गया था, जो अब वे आज़ाद हो गए थे, उनको उन पर पूरा अधिकार दिया जाए। जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो उनका शोषण किया गया था, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर एलडीसीज को पूरा अधिकार दे दिया जाए। जो एलडीसीज के उनके अपने नेचुरल रिसोर्सेज थे ना, वो अब उनका ये अधिकार रहेगा, कोई वेस्टर्न कंट्रीज का कोई अधिकार नहीं है उनका, ठीक है। और वे एक मार्केट भी बनाना चाहते थे और उनको एक ऐसी मार्केट भी चाहिए थी कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। वेस्टर्न मार्केट में अपना एक एरिया चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी अपने लिए कि वो अपना सामान प्रोडक्ट बेच सके और ट्रेड कर सके और थोड़ा फायदा कमा सके जो गरीब देश थे उनके लिए, ठीक है। और भाई वे चाहते थे कि जो टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न कंट्रीज की उससे जो टेक्नोलॉजी आती है उसकी भी जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो कम किया जाए एलडीसीज के लिए, ठीक है। प्रोवाइडेड एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमी, और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक रोल दिया जाए, मतलब एक क्या बोलते उसको, एक हक दिया जाए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, कि वे वहाँ से लोन भी उठा सकें, ठीक है, वो अपने मतलब उनको हर तरीके से हेल्प मिले, ठीक है। इन 1961 एट द फर्स्ट समिट इन बेलग्रेड इकोनॉमिक इश्यूज हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट। जब 1961 में जब पहली समिट हुई थी बेलग्रेड के अंदर, इकोनॉमिक इश्यूज वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, ठीक है। नाम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, और नाम एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन चुका था उस टाइम तक, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा ये न्यू वाला नॉन अलाइन, सॉरी कहाँ गया न्यू हमारा, हाँ आ गया वेट अ मिनट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर वाला भाई हमारा हो गया है खत्म। अब आते हैं हम इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर से भाई हमारा क्या मतलब है, भाई हम सब जानते हैं कि जो इंडिया था उसने इंडिया ने नाम बनाया था, ठीक है, को फाउंडर नेहरू जी थे नाम के, तो इंडिया ने नाम को ही ज्वाइन कर रखा था। तो इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि उसको दूर रहना है फ्रॉम दी दोनों अलायंस से, मतलब किसी के साथ भी नहीं मिलना है, किसी के साथ गुट नहीं बनाना है। सेकंड कि वो अपनी आवाज़ उठाएगा, कि उसको अपनी आवाज़ उठानी है, जो नई डीकोलोनाइज कंट्रीज हैं कि वो पार्ट ना बने किसी भी अलायंस का, जो नई नई आज़ाद हुई कंट्रीज है वो किसी भी अलायंस का पार्ट ना बने। दूसरा ये था इंडिया पॉलिसी वॉज नाइदर नेगेटिव और पैसिव, ना ही इंडिया की जो पॉलिसी थी वो ना नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी, ठीक है। एज नेहरू रिमाइंडेड द वर्ल्ड, जैसे नेहरू ने पूरे वर्ल्ड को याद दिलाया था, नॉन अलाइनमेंट वॉज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फीलिंग अवे, कि जो नॉन अलाइनमेंट वो एक ऐसी पॉलिसी नहीं है कि आपको दूर रहना है, फीलिंग अवे कि आपको अलग महसूस होगा, ठीक है। Indian diplomats and leaders were often used to communicate and mediate between Cold War rivals such as in the Korean War in 1950। जो इंडियन डिप्लोमेट्स और लीडर्स थे ना, उन्होंने नाम का भाई इस्तेमाल किया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का इस्तेमाल किया था मेडिएट करने के लिए कोल्ड वॉर को जो दुश्मन जो राइवल्स से सच एज कोरिया, जैसे कोरिया के युद्ध में भी इस्तेमाल किया था नाम का, उसको मेडिएट करने के लिए वॉर को 1950s में, अर्ली 1950s में। इंडिया चूज टू इन्वॉल्व अदर मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड ग्रुप इन दिस मिशन, और इंडिया ने ये भी चुना था कि युद्ध को कंट्रोल करने के लिए, वॉर को मेडिएट करने के लिए, ठीक है, कि वो नॉन अलाइंड ग्रुप में मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया था नॉन अलाइंड ग्रुप के इस मिशन में, ठीक है। नॉन अलाइंड पोस्चर ऑल्सो इंडियाज इंटरेस्ट वेरी डायरेक्टली, और जो नॉन अलाइंड पोस्चर था वो इंडिया का इंटरेस्ट डायरेक्टली सर्व करता था। फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट अलाउ करता था इंडिया को, ठीक है, कैसे, जो नॉन अलाइनमेंट था ना, नॉन अलाइनमेंट था वो इंडिया को अलाउ करता था कि इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन, जो इंडिया है वो इंटरनेशनल डिसीजन ले सके एंड दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट, वो मतलब वो किसी के काबू मतलब बंध के नहीं रहा था इंडिया को एक ऐसा हक मिल चुका था कि वो इंटरनेशनल डिसीजन ले सकता है। एंड
circumstances that serve its interest rather than the interest of super powers। वो अपना खुद का पक्ष रख सकता है, वो खाली सुपर पावर के पक्ष में नहीं खड़ा रहेगा, ना ही उसके अलायंस के। वो मतलब किसी का वो नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो अपना खुद का पक्ष रख सकता था। सेकंड, इंडिया वाज ऑफ्टन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। और इंडिया है ना इतना काबिल हो चुका था, इतना एबल हो चुका था कि वो एक सुपर पावर को दूसरे के खिलाफ आराम से बैलेंस कर सकता था। अगर इंडिया को लगता कि कोई भी उसको इग्नोर कर रहा है, ठीक है, कोई भी सुपर पावर उसको इग्नोर कर रही है, तो वो है ना इंडिया किसी और के साथ चला जाता, ठीक है। तो उसको कोई भी इग्नोर करने की नहीं सोचता, क्योंकि भाई इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ा स्थान हो चुका था, इंडिया का नॉन अलाइंड नाम का बहुत बड़ा वो वर्चस्व हो चुका था उस टाइम पे, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट का। तो कोई भी अलायंस सिस्टम है ना इंडिया को आसानी से बुलीट रखने में सोच ही नहीं सकता था कि उसको ऐसे ही आराम से जाने दे, ठीक है, कोई नहीं सोचता था ऐसे। इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। और जो इंडिया की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, उसको क्रिटिसाइज किया गया था ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत सारी उस पर उसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि आप इंडिया को कि आपने नॉन अलाइनमेंट तो रख लिया पर आपने उसका पालन नहीं किया। बहुत सारे तर्क थे, वो भी मैं उसका आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, इंडिया पहला जो तर्क था वो था कि इंडिया नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। जो इंडिया का नॉन अलाइनमेंट है ना उसको अनप्रिंसिपल्ड कहा गया था। पहला फैक्ट ये हो गया आपका, ठीक है। क्रिटिसिज्म में पहला कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो अनप्रिंसिपल्ड है, ये कहा गया था। इंडिया इट वाज सेड रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रिटिकल इंटरनेशनल इश्यूज। और इट वाज ये कहा गया था कि ऑफ्टन कि इंडिया ने मना किया था कि वो कोई फर्म स्टैंड नहीं लेगा क्रिटिकल जो क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज होंगे उस पर। और जब आता है सेकंड, ठीक है, इंडिया साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन अगस्त 1971 विद द यूएसएसआर फॉर 20 इयर्स। और भाई इंडिया ने ये कहा था कि वो किसी के साथ संधि नहीं करेगा, फिर भी इंडिया ने अगस्त 1971 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स के लिए। अगर आपका क्वेश्चन आए कि इंडिया ने रशिया के साथ कौन सी ट्रीटी साइन की थी, तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब की थी? अगस्त 1971। कितने साल के लिए? 20 इयर्स के लिए, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट व्यू वाज दैट, और जो इंडियन गवर्नमेंट का व्यू ये था कि और जो क्रिटिसिज्म था उसके तर्क में भारत ने इंडिया ने ये कहा था कि उसका इंडिया का व्यू ये था कि इंडिया को उस टाइम पे डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। जब बांग्लादेश का क्राइसिस, बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हुई थी हमारी, उस टाइम पे इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी। क्योंकि उस टाइम मिलिट्री सपोर्ट की इंडिया को इसलिए जरूरत थी क्योंकि भाई पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका आने लगा था, ठीक है। अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल गया था, ठीक है। तो मिलिट्री सपोर्ट के लिए इंडिया ने यूएसएसआर के साथ संधि की थी 20 साल के लिए, ठीक है, मिलिट्री कली। एंड दैट इन एनी केस, और किसी भी केस में जो ट्रीटी थी वो इंडिया को नहीं रोकता है कि वो किसी भी अदर कंट्रीज से इंक्लूडिंग यूएस को भी, अमेरिका को भी मिलाकर कि वो किसी और से संबंध, अच्छे रिलेशन नहीं रख सकता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था, इंडिया ने अपना तर्क सफा दे दिया था। और जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, वो 1991 में खत्म हो गया था। कैसे हुआ था उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर भाई आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आपको नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।